प्यारे साथियों, भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। और सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। और ये बात ये है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कि जो उत्साहितता मिलती है, जिन लोगों तक हमारी ये बात पहुंचती है, हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। दूसरी, हम एक बात और कहेंगे आपसे, यदि आपने हमारी ये वीडियो देखते हैं और ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगती है तो आप इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमने कल के सेशन में, यानी कि 15 तारीख के दिन जो भी हमने देखा, 15-12 में जो देखा, उसके बाद का आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो हमने कल बात करेंगे। आज हम कल हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्वरों के बारे में पढ़ा था कि स्वर क्या होती हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा अपने एक रिवीजन के हिसाब से बता देता हूँ कि स्वर क्या होती हैं। वे वर्ण जिनके लिए स्वतंत्र रूप से बोला जाए, वे वर्ण जो स्वतंत्र हों या फिर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद में ये स्वर 3 प्रकार के बताए थे हमने। पहला बताया था आपके लिए हास्व स्वर। दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा था हमारा प्लुत। ठीक है। इनके लिए एकमात्रिक वर्ण भी बोलते हैं, और या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनके बोलने में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का प्रयोग किया जाए, जैसे सम, जम, गम, जल, नल। ये जो शब्द जो होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? हास्व स्वर पर आधारित होती हैं। दूसरी, अगली हम बात करेंगे हमारे देखिए दीर्घ की, अर्थात ये जो है आपका 2 मात्राओं वाला, या द्विमात्रिक भी बोलते हैं, इसके लिए ध्यान रखना, द्विमात्रिक। ठीक है। द्विमात्रिक वर्ण। तो देखिए वो क्या होते हैं? दीर्घ। ठीक है। कुछ लोग इसकी लिखने में गलती कर देते हैं, जैसे ये दीर्घ, इस दीर्घ का अर्थ अलग होता है और इस दीर्घ का अर्थ अलग होता है। ठीक है। ये भी आपके लिए याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत, जिसके बोलने में हास्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा इससे भी ज़्यादा समय लगे। ठीक है। इससे भी ज़्यादा समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत। ठीक है। इनका प्रयोग प्राह अदालत, कोर्ट कचहरी, किसी लंबे दूर व्यक्ति को बुलाने में, चिल्लाने में, रोने में। अब देखिए, पीईबी का कोई वर्चस्व नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। तो आपके लिए पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ ले कि किन स्वरों का प्रयोग या किन स्वर का प्रयोग हम कोर्ट कचहरी में अक्सर देखती हैं या कोर्ट कचहरी में किया जाता है, नाटक नौटंकी में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हैं। आज के इसमें हम 16/12/2020 की यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहली बात मैं आपके लिए बताऊं कि हमने हमारे कुछ साथियों के साथ मिलकर के 4 सितंबर 2020 को रोशनपुरा चौराहे पर हमने रैली की थी। हमारे वहाँ पर कई साथीगण आए थे, लेकिन आज भी वो उनका आंदोलन और हमारा आंदोलन असफल रहा, क्योंकि सरकार ने केवल एक पुड़िया दी। इसके लिए आप बोल सकते हैं चुनावी कार्ड, क्योंकि कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। जहाँ तक कि जिस भर्ती के लिए इतनी हमने मेहनत की, हमारे मध्य प्रदेश के सभी छात्रों ने मेहनत की, कोई भर्ती नहीं आई।
तो मध्य प्रदेश में अब यदि देखा जाए तो जो मामा जी हैं हमारे, मामा जी, ये मामा जी सबको मामू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मामू। बस वो बताते जाती हैं कि आपके लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इतने वैकेंसी निकालेंगे। कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। और आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हर क्षेत्र जो है, चाहे वो विद्युत का हो, विद्युत तो प्राइवेट हो चुकी है, इसके बाद में स्कूल प्राइवेट होने वाले हैं, बसें प्राइवेट हो चुकी हैं। देखेंगे आप सड़कों पर आज प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। पहले सरकारी बसें जाया करती थीं, अब प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। इसलिए आप लोग अब अपनी भर्ती और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, ठीक है। लड़ना सीखिए, क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपके लिए अपना हक वो नहीं मिलेगा। खैर ठीक है, ये बातें तो आपकी ऐसी हैं कि होनी भी चाहिए, लेकिन मैं आज आपके लिए व्यंजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। व्यंजन किसके बारे में? व्यंजन के बारे में, ठीक है। चलिए, व्यंजन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है और किस प्रकार से परीक्षा में ये पूछे जाती हैं। तो देखें, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है। जैसे यदि मान लो हमने लिखा राम, अब इसमें तो ये यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यंजन में, अब एक प्रकार का क्या है? वर्ण है या व्यंजन है। तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा क्या है? बड़ा आ। क्या है? बड़ा। लेकिन इसमें छोटा आ, मतलब कोई मात्रा जब किसी वर्ण में नहीं होती तो उसमें छोटा आ तो निश्चित तौर से रहता ही है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्या कि प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला ही रहता है। क्या मिला रहता है? प्रत्येक स्वर में आ मिला ही रहता है, ठीक है। आगे देखें, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ई विनय और भी अन्य जो परीक्षा के संस्थान हैं वो सभी कितने मानते हैं? 33 वर्ण व्यंजन। कितने मानते हैं? 33 व्यंजन। आगे बात करेंगे। अब देखिए, पिछली बार प्लाटून कमांडर में एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए हिंदी भाषा में, हिंदी एक भाषा जो अपन इसके लिए पढ़ रहे हैं, कि हिंदी भाषा ने अपने कौन से व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति की है। तो वो हैं आपके द्विगुणी व्यंजन होते हैं। ये वाला डा अड़ा बोलते हैं, उसके लिए ये वाला डा, ठीक है। ये जो दो हैं ये किसकी देन है? हिंदी की। और वहाँ की जो है वो किसकी है? मतलब हिंदी की जो वर्णमाला है वो किसकी देन है? संस्कृत की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखें, लेकिन अब इनका वर्गीकरण किया जाए किसका? व्यंजन का। जब व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तो ये कितने प्रकार के हो जाती हैं? व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखें, पहले नंबर पे आएगा आपका कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये लिखा है सामने। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरे नंबर पे आता है आपका उष्ण संघर्षी, उष्ण संघर्षी, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी दो और होती हैं। देखो, पहला है अपना स्पर्श संघर्षी, अंतःस्थ और उष्ण। लेकिन इसके बाद में वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 अतिरिक्त और माने गए। तो इसका नाम है संयुक्त व्यंजन और दूसरे का नाम है द्विगुणी व्यंजन। तो आगे हम देखते हैं कि इसके नाम से, देखो इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये किस प्रकार के व्यंजन होंगे। स्पर्श व्यंजन मतलब कि जिनका कहीं ना कहीं पे जाकर के क्या होता होगा? स्पर्श होता होगा, ठीक है। इसके बाद में देखें तो अंतःस्थ, अंतः मतलब होता है अंदर, स्थ मतलब स्थान, उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। क्या होता है? गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी।
और संघर्ष का मतलब क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। तो ये, और अब ये आगे यदि देखें तो ये लिखा है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, मतलब दो कहीं अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने होंगे। इसके बाद में है अपना द्विगुणी व्यंजन, ठीक है ना। आगे हम इनके लिए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले है आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। देखिए, अब ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके का से लेकर मा तक। कहाँ से लेकर? का से लेकर मा तक। अपन ने औ तक तो पढ़ लिया था ऊपर, किसमें? स्वरों में। लेकिन कहाँ से छूट रहा था आपका? स्वर तो आपने पढ़ लिए, लेकिन व्यंजन अपन यहाँ से पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए आगे बात करती हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना, करते समय हवा सीधे फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष पर स्पर्श करे, निकलते हुए किसी स्थान विशेष का स्पर्श करते हुए निकले, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है टच, ठीक है ना। इसके लिए बोले यदि अपन तो क्या होता है? टच, मतलब टच करते हुए वो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो क्या है? टच मतलब स्पर्श करते हुए जाएगी। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं? का से लेकर मा तक। का से लेकर मा तक, ठीक है। चलिए, सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या मात्र कितनी है? 25। कितने हो गए? 25, ठीक है। अभी हम आगे देखें कैसे होते हैं 25। चलिए, अब देखिए अपने लिए 25 में देखना है, ये 4 वर्ग होते हैं। का, एक तो होता है अपना का, चा, टा, ता, पा। इसके लिए यदि अपन देखें तो इसे ऐसा ही बोल सकते हैं का, चा, टा, ता, पा। मतलब इसमें एक क्रम याद रह जाएगा आपके लिए। ये हम इसके लिए समझने का प्रयास करना, ये जो सारणी है ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। हम इसके लिए आगे पढ़ेंगे। तो देखें, का, खा, गा, घा, इनके नीचे वो हलंत लगेगा, ये तब पक्के माने जाते हैं, मतलब तब ये शुद्ध व्यंजन होते हैं। अब ये स्वर के साथ लिखिए, ठीक है। तो देखें, चा, ठा, डा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, ठीक है। ये क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25 मानी गई। कितनी मानी गई है? 25। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं? का से लेकर माँ तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? माँ तक, ठीक है। चलिए, अब देखें घोष सत्व के आधार पर व्यंजन। पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, या घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तुम कब आओगे। ये लिखा ना, तुम कब मुझे देने आओगे, इसका भी कुछ मतलब है, मैं बताऊंगा आपके लिए अभी हाल। तो पहले हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजन, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में झनकृति या कंपन होना। अब एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, क्या? झनकृति। ये देखें आप ध्यान से, झनकृति। ये पिछली परीक्षा में कंपन शब्द ना दे करके झनकृति शब्द आया है। पीवी ने मतलब थोड़ा सा घुमा दिया लोगों के लिए, और लोग घूमे भी, ठीक है ना। तो झनकृति शब्द आ गया, उसमें क्या आ गया? कंपन की जगह पे झनकृति। माना ये जा रहा है कि मतलब जैसे मान लो ये आपके लिए जो मैंने लिख के बताया है, जैसे मैंने ये आपके लिए बताया कि ये इसमें साघोष और आघोष होते हैं। देखिए आप ये लिखे हैं सामने, मैंने बताया ना, अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। मतलब कि जो सघोष होते हैं उनमें उन वर्णों के उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है, तो देखें ये क्या लिखा है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या फिर झनकृति पैदा होती है। यह दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। देखो घोष का मतलब क्या है? कंपन। क्या है? कंपन। घोष का मतलब क्या है? कंपन। अब हम घोष के बारे में पढ़ेंगे। जिन ध्वनियाँ या वर्णों की, यहाँ पे यदि आप लिख सकते हैं तो लिख भी लें कि जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ मतलब जो अंग, इसके लिए एक अंग का भी नाम दिया जा सकता है कि कंपन मतलब झनकृति। क्या? झनकृति। ये शब्द में ध्यान रखना, पिछली बार पूछा गया है। कंपन हो वह सघोष ध्वनियाँ या वर्ण कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। सीधे शब्दों में कहें अपन तो 345। ठीक है, क्या बोले हम? 345। प्रत्येक वर्ग, पहले मैं आपके लिए वर्ग बता देता हूँ। ये जो लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है? ये जो दिख रहा है ना आपके लिए, ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। मतलब इनको जब आप बोलोगे तो आपकी स्वर तंत्रियों में झनकृति पैदा होगी। क्या होगी? झनकृति पैदा होगी या फिर क्या होगा? कंपन होगा। क्या होगा? कंपन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें अघोष के लिए। अच्छा अघोष थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे जैसे लिखा है अघोष, अब वो वर्ण या वो ध्वनियाँ होंगी। कौन सी ध्वनियाँ होंगी? जिनके उच्चारण करने में या जिनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। तो देखें स्वर तंत्रियों में कंपन कौन कौन से में नहीं होता? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब कि का, चा, टा, ता, पा, इन वर्णों को जब आप बोलोगे तो आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। खा, छा, ठा, था, फा, इनमें भी कंपन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन ऐसे याद रख सकते हैं, परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो उससे परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपसे लिखेगा ए ऑप्शन बा, दूसरा लिखेगा माँ। अघोष है, क्वेश्चन है अघोष है। क्या लिखा? अघोष है। ये लिख दिया, मान लो अघोष पूछा गया है आपसे। बा लिख दिया, माँ लिख दिया, जा लिख दिया, ए बी सी और डी ऑप्शन दे दिया आपके लिए ता। तो अपन ने लिखा कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कैसा है? अघोष। तो देखें वा भी नहीं है, माँ भी नहीं है, जा भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? ता। देखें ता कैसा है? अघोष है। कैसा है? अघोष। ठीक है, लेकिन हम इसे समझ कैसे पाएंगे कि ये ता अघोष है? तो ध्यान दें, अब अघोष और सघोष आपके लिए ऊपर लिखे दिख रहे हैं, देखें ये दिख रहे हैं। इनमें हमें ये याद रखना है कि एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पांच वर्ग। मतलब इसे ऐसा लिखें आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो हम इसका एक कोड बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अघोष बराबर 12। मतलब जो टेबल आपके सामने जो सारणी दी है, इसमें अघोष वर्ण कौन से होंगे? पहले और दूसरे अघोष। तो हमने ता दिया था, ता किस लाइन में है? इसमें। ठीक है, चलिए अब आपसे अघोष के लिए कितना हो गया? अघोष बराबर कितना लिख दिया? 12। तो सघोष बराबर कितना होगा? सघोष बराबर कितना? 345। ये आप याद रखो, हमने कोड दे दिया मान लो, तो हम ये कह सकते हैं तीन मतलब तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर जो भी हमारा वर्ण आएगा वो क्या होगा? सघोष होगा। और पहले और दूसरे पे आएगा वो क्या होगा?
अघोष होगा। समझे आप बात के लिए? चलिए अब देखें, ये अघोष के लिए थोड़ा देख और लें लिखने के लिए। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वह अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष। अब देखें प्राणत्व का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मतलब प्राण। तो देखें प्राण का मतलब होता है क्या? प्राण का मतलब होता है क्या? हवा। तो आपने देखा होगा हवा से तो पूरी दुनिया चल रही है, हवा से ही हम चल रहे हैं, हवा से ही सब कुछ हो रहा है। तो हवा बराबर क्या होता है? प्राण। इसी के लिए वायु भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो हवा बराबर क्या? वायु या प्राण। ठीक है ना। चलिए अब देखें प्राणत्व। तो प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या फिर वायु। यहाँ प्राण का अर्थ क्या है? हवा या वायु। यह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे अघोष और सघोष थे, ठीक उसी प्रकार से ये दो होती हैं। पहला होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। ठीक है ना। पहला होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। थोड़ा हम इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। ठीक है ना, फिर ऊपर चलते हैं सारणी में, तो फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से। चलिए अल्प प्राण क्या होता है मैं ऊपर बताऊंगा अभी आपके लिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, अच्छा अल्प प्राण पहले इसके लिए समझो। अल्प मतलब क्या? कम। अल्प मतलब क्या? कम। और प्राण मतलब क्या? हवा। देखो इसका मतलब समझना आप। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब क्या? हवा। ठीक है ना। तो अब कैसी हवा निकलेगी? कम हवा निकलेगी। कैसी निकलेगी? कम। और कहाँ से निकलेगी वो अपन देखेंगे अभी। चलिए तो देखें, इसे समझते हैं पहले। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब कम हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, कम हवा कहाँ से निकलेगी? मुख से। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले वह क्या होता है? अल्प प्राण। ठीक है ना। अब देखिए इसका भी हमने कोड दिया क्या है? 135। अब वो सघोष और अघोष का भी अलग था, इसका अलग है। ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पे महाप्राण। महा मतलब क्या? ज़्यादा। प्राण मतलब क्या? हवा। प्राण बराबर क्या? हवा। तो कैसी हवा? ज़्यादा हवा। तो लिखा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले वह क्या होता है? महाप्राण। और महाप्राण बराबर क्या? 24। तो देखें अब अपन यहाँ पे चलते हैं ऊपर। तो देखें ये लिखा है अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से या मुख से कैसी हवा निकलती है? कम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्प प्राण। ठीक है। तो इसका कोड क्या हो गया? 1 3 5। तो लिख दिया हमने 135, अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा ये क्या होंगे? अल्प प्राण। ठीक है। फिर लिख दिया हमने, मतलब अब आपसे पूछा जाएगा का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, छा, ये सब जो है जितने भी आपके लिए दिख रहे हैं ये वाले, देखें ये वाले मैं बता देता हूँ। पहले मतलब ये, और अल्प प्राण ये, अल्प प्राण ये सब क्या है? अल्प प्राण है। मतलब इनको बोलने में मुख से हवा कम ही निकलती है। ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। तो एक आपसे लिख दिया उसने, पहला ऑप्शन आया ये खा, दूसरा था, और तीसरा लिख दिया आपसे झा, और एक चौथा ऑप्शन लिख दिया आपसे पा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अल्प प्राण कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? क्योंकि महाप्राण है ये, तो ये कौन से हैं? महाप्राण है दोनों। ये क्या है? अल्प प्राण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण वाला। अब देखें वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो क्या कहलाती हैं? अल्प प्राण कहलाती हैं। ठीक है। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकले वो कैसे होती हैं? महाप्राण। महा मतलब क्या? ज़्यादा, और प्राण मतलब क्या? हवा। तो महाप्राण बराबर क्या हो गया? महाप्राण बराबर क्या हो गया? देखें महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? एक तो महाप्राण ये है, मतलब ये वाली लाइन, और दूसरी क्या है? ये वाली लाइन। ठीक है, ये दोनों हैं। तो महाप्राण बराबर क्या लिख देंगे?
महाप्राण बराबर 24, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा। ठीक है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। आइए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे अब इनका अलग से एक और देखिए यहाँ पे अब हमारे लिए इसमें ये देखना है कि ये जो वर्ण आपके सामने लिखे हैं ये किस ये क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है ना, लेकिन अब इनका स्पर्श जो है कहाँ से होता है, ये अपन मूल बात अपनी यहाँ पे ये है। तो मैं अभी तो आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग देखने में, अभी हमारे लिए वैसे भी वॉचिंग बहुत कम मिलती है, क्योंकि लोगों तक ज़्यादा पहुँच नहीं पाते। सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वॉचिंग टाइम अभी हमारे कम है थोड़ी सी। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इससे हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, अच्छी लगे तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो इसका वीडियो हम आगे कल बताएंगे। जैसे ये का वर्ग जो होता है पूरा का पूरा ये कोड लिखा है, तालव्य से निकलता है, चा वर्ग पूरा कंठ से निकलता है, टा वर्ग पूरा मूर्धन्य से निकलता है, और ये ता वाला दांतों से, पा वाला होंठों से। ये मैं आपके लिए कल विस्तार से बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपसे बस रिक्वेस्ट है भोपाल एसआई की तरफ से कि यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसके लिए सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।